नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। लगातार आज तक पर रूस और यूक्रेन के महायुद्ध की महाकवरेज जारी है और अब जब इस युद्ध के कई दिन बढ़ बीत गए हैं और ये कहा जा रहा है कि अब जो कुछ होने वाला है वो ऐसा होगा जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं देखने को मिला। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, कीव के पास यूक्रेन के बड़े पलटवार का दावा है। बूका कस्बे से कहा जा रहा है कि रूसी फौज को खदेड़ दिया गया है। तो दावे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। कीव के पास यूक्रेन के बड़े पलटवार का यह दावा है और यह कहा जा रहा है कि बूका शहर से यहां पर रूस की फौज को यहां से हटा दिया गया है। बूका में 4 दिनों से लगातार बमबारी जारी थी। बूका कस्बे से रूसी फौज को खदेड़ दिया, ऐसा यूक्रेन का कहना है। ऐसे कुछ दावे जो हैं ये सूमी को लेकर भी किए गए थे पहले कि शुरुआती दौर में वहां पर रूस ने कब्जा कर लिया और उस कब्जे के बाद में यूक्रेन की फौज ने उन्हें वहां से हटा दिया। यानी कि रह रहकर कब्जा और कब्जे के बाद वापस से उस पर अपना हक लिया जा रहा है और ये अपने आप में इस युद्ध की गंभीरता को बता रहा है कि किस तरह से यहां पर युद्ध जो है वो अलग अलग शहरों में लगातार जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बुका हमारे पास से यूक्रेनी फौज की तरफ से यहां पर ये झंडा लगाकर स्पष्ट संदेश दिया गया है। बुका शहर को लेकर कब्जे का दावा जो है वो रूस की तरफ से किया गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उसके बाद यहां पर यूक्रेनी फौज एक वीडियो जारी करती है और इस वीडियो के जरिए वो दावा करती है कि यह शहर वापस से हमारे कब्जे में आ चुका है। तो अलग अलग शहरों की कहानी जो है वो कमोबेश ऐसी ही है, जहां पर एक बार कब्जे का दावा होता है और उसके बाद दूसरी फौज कहती है कि देखिए वापस ये हमारे कब्जे में आ गया है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच सायरन बजा और एक और बड़ी खबर। तो खबर 10 बजे की बड़ी ये है कि मारियोपोल में रूसी फौज जो है वो गरज गई है। रूसी टैंकों की यहां पर जबरदस्त फायरिंग देखने को मिली है। मारियोपोल एक अपने आप में अहम शहर और तस्वीरें देखिए आप किस तरह से यहां पर जब रूसी टैंक गरजते हैं उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तबाही के निशान जो हैं वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं और ये मारियोपोल की निशानी है। मारियोपोल वही शहर जहां पर हमारे संवाददाता ने लगातार कई दिनों तक रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद जब यहां से वो निकले तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब यहां पर जबरदस्त तरीके से बमबारी देखने को मिल रही है। बमबारी, रूसी टैंकों की तस्वीर देखिए, पूरा काफिला यहां पर मौजूद है और इस काफिले के जरिए यहां पर जबरदस्त बमबारी की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि रूसी फौज जो है अलग अलग शहरों को टारगेट कर रही है। अलग अलग जगह यहां यूक्रेन की फौज को वो उलझाए हुए है। एक तरफ बातचीत का दौर जारी है, एक तरफ कोशिश की जा रही है एक दूसरे पर दबाव बनाया जाए और इन सब के बीच में युद्ध जंग ये भी लगातार जारी है। तो इस वक्त 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जंग की स्थिति जो है इन 2 तस्वीरों से काफी हद तक साफ हो जाती है। पहली तस्वीर आप देखेंगे कैसे रूस ने यहां पर बमबारी की है। मारियोपोल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूसी टैंकों का जमावड़ा जो है आपको नजर आ रहा है और जबरदस्त तरीके से बमबारी जो है वो मारियोपोल शहर पर की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर आप बात करेंगे तो यूक्रेन ने भी करारा जवाब दिया है और रिटेलिएशन जो है वो भी जबरदस्त तरीके से यहां पर देखने को मिला। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में इस युद्ध की स्थिति को बताती हुई, दर्शाती हुई। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल सर हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान सर हैं, रिटायर्ड हैं आप और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही गौरव सावंत मेरे सहयोगी मेरे साथ है। अब गौरव, आज की जो दिन है, नया दिन, ये कई सारे घटनाक्रम को लेकर आ रहा है। बाइडन ने एक ऑफर दिया है कि देखिए अगर आप युद्ध रोक देते हैं, सैंक्शन हट जाता है। न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की कहानी आ रही है। तो 90वें दिन की बड़ी अपडेट्स क्या है उन तमाम दर्शकों को बताइए जो आज तक पर अभी सुबह टीवी खोलकर आपके साथ जुड़े हैं।
आज 3 बड़ी बातें होने की उम्मीद है। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनेगा ताकि भारतीय छात्र छात्राएं जो सुमी और खार्किव के इलाके में फंसे हैं उनको निकलने में सहूलियत मिल सके, इसकी उम्मीद है। क्योंकि कल देर रात जो यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत हुई थी उसमें यह निर्णय हुआ था कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बने, जो लोग इस युद्ध क्षेत्र से निकलना चाहे वो निकल पाए और रसद सामग्री जिसमें दवाइयां और खाना पीना उन शहर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो उन इलाकों में पहुंच पाए। यह ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर कितने बजे से कितने बजे तक होगा इसकी अभी क्लैरिटी अभी आना बाकी है, लेकिन ये एक उम्मीद की किरण लेकर आज का दिन निकला है। जो बहुत ही चिंताजनक बात थी अब से 2 घंटे पहले वो ये थी कि ज़ेपोरिज़िया पर, और बहुत महत्वपूर्ण शहर है ये कीव के रास्ते पर जहां से पूर्व की दिशा से तेजी से बढ़ रही है रूस की फौजें, ज़ेपोरिज़िया पे जबरदस्त फायरिंग और आर्टिलरी अटैक्स और शेलिंग हुई थे। उसमें शुरू में यह आशंका जताई गई थी कि जो वहां पर 6 परमाणु रिएक्टर्स है वो भी इसकी जद में आ सकते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने और यूक्रेन के रेगुलेटर दोनों ने यह साफ कर दिया है कि एटॉमिक पावर प्लांट्स वहां पर सुरक्षित है। एक बिल्डिंग में आग लगी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में, उसको भी बुझा लिया गया है। लेकिन यहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि रूस को मालूम है वो किस जगह टारगेट कर रहा है, और अगर ये परमाणु प्लांट पर टारगेट वो करने में सफल हो जाता तो चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा, 1986 में जो परमाणु हादसा हुआ था उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान पूरे यूरोप को हो सकता था, न केवल यूक्रेन को, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वहां पर अब शांति है। तीसरी जो बड़ी खबर आई है वो जनरल वीके सिंह ने पोलैंड में बताया है कि एक भारतीय छात्र को गोली लगी है और वो कीव के अस्पताल में है। अब बूचा की आप बात कर रहे हैं और मारियोपोल की आप बात कर रहे हैं शुभांकर। बूचा में जबरदस्त पलटवार किया है यूक्रेन की सेना ने, ऐसा उन्होंने दावा किया। और यहां के थल सेना अध्यक्ष ने भी ये कहा कि अब तक तो हम डिफेंसिव लड़ रहे थे, अब हम ऑफेंसिव लड़ रहे हैं, और 2 शहरों पर उन्होंने उनको रिकैप्चर करने का उन्होंने दावा किया है। शुभांकर जी, ये तमाम बड़ी बातें आपने बताई। विशंबर दयाल सर, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और उसका जिक्र कर लेते हैं। यहां पर खबर यह है कि परमाणु ऊर्जा प्लांट पर हमले से दुनिया में सनसनी फैल गई है। हालांकि गौरव सावंत ने इसको लेकर जो बातें बताई वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि IAEA ने अलर्ट किया है इमरजेंसी सेंटर, ये नई जानकारी सामने आई है। ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले को लेकर यह खबर सामने आई थी। अब विशंबर दयाल सर, आपने यहां पर गौरव सावंत को भी सुना, उन्होंने कहा कि किस तरह से ज़ेलेंस्की ने बात कही, बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसका कंडेम किया गया है। क्या रूस वाकई में इतना ज्यादा नासमझ है जैसा ज़ेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लगता कि रूस जो है वो इतना नासमझ है। देखिए, उस पावर प्लांट के 2 हिस्से हैं, एक न्यूक्लियर जहां से जो रिएक्टर्स हैं और एक उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जहां से इलेक्ट्रिक सिस्टम सप्लाई हो रहा है। तो रूस, मैं नहीं समझता किसी तरह, और रूस के पास इस पूरे पावर प्लांट के सोवियत यूनियन के टाइम बना हुआ पावर प्लांट है, इसके बनाने वाले लोग हैं वहां पे, उनको मालूम है कितना जाना है किस। देखिए, कल की जो वार्तालाप थी, अगर उसकी पिक्चर्स को देखें, अगर उससे थोड़ा सा भी आप लें, रशिया बिल्कुल सीरियसली, बिल्कुल फॉर्मली, बिल्कुल कुछ मुद्दे के साथ आया होगा। लेकिन जिस तरह से यूक्रेनियन डेलीगेशन, हालांकि उसमें कुछ नहीं लिख रहा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से उनका पूरा कंडक्ट लग रहा है, उससे नहीं लगता कि वो रियली ग्राउंड पर किसी तरह से मजबूत हालात में है। हाँ, आज एक और चीज है कि अगर आज खार्किव और मारियोपोल जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, वहां खार्किव में अगर वो खार्किव से और मारियोपोल से पैसेज देखते भी हैं तो थोड़ी देर लड़ाई जरूर रुकेगी। लेकिन ये दोनों शहर मैं समझता हूं आज बिल्कुल कब्जे में आ जाने चाहिए, तभी जाके ज़ेपोरिज़िया जहां पे पूरा का पूरा युद्ध चल रहा है। बिकॉज ज़ेपोरिज़िया गिरने के बाद आप एक चीज का अंदाजा लगाइए कि जो निप्रो रिवर है जी, उसके पूर्व पश्चिम, उसके वेस्ट में 2 भारी कॉलम हो जाएंगे, एक नॉर्थ से और एक साउथ से, क्योंकि वो अपने आप में कीव को डिवाइड करता है, वो अपने आप में एक फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल है। कोई भी सेना जो एग्रेसिव सेना है, जो अटैकर है, कोई भी जो इन्वेडिंग सेना है, वो नहीं चाहेगी उसका जो पावर का, उसका जो वेट जो आप से डिफाइन कर रहे हैं। कीव के बाहर देखिए, ये खबर ये भी सामने आ रही है कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज, बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट जो हुआ है वो रशियन फौज का हुआ, और ये कीव के बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये वो कॉलम है। और देखिए, ये कॉलम जिस तरह से एक रोड पर दिखाए जा रहे हैं 3-4 दिन से,
मुझे नहीं लगता ये कॉलम रोड पे ही खड़ा होगा। या तो इतना रशिया बिल्कुल नीडर है और यूक्रेनियन इतने हथियार डाल चुका है कि वो ऐसे कॉलम पर किसी किस्म की रिश्ते नहीं पहुंचा सकता, वरना सबसे बड़ा टारगेट तो ये कॉलम है। लेकिन ये कॉलम मैं समझता हूं इसने अपना कहीं ना कहीं फर्म बेस बनाया होगा। जो मेरे साथ जन काजान है वो भी एग्री करेंगे, कीव जितने बड़े शहर पर अगर आपको अल्टीमेटली अटैक करना पड़ा, उसको कैप्चर करना पड़ा, तो जो एंटनो एयरपोर्ट है वो आपका एयर हेड होगा, उसके चारों तरफ आपका एक बहुत स्ट्रांग फर्म बेस होगा कि वहां से रूसी मैं राष्ट्रकाध्यान सर के पास चलाता हूं, पीछे नहीं दिखाया जा सकता, सिर्फ आगे बढ़ेंगी। उस फर्म बेस में लॉजिस्टिक्स होंगी, फायर बेस होगा, वहां रिजर्व्स होंगे और उसको टैकल किया जाएगा। और वहां पे वो भी होगा कि डिजास्टर होता है जैसे पॉपुलेशन का, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। मैं सर एक बार राष्ट्रकाध्यान सर को भी शामिल करता हूं। राष्ट्रकाध्यान सर, पिछले कई दिनों से लगातार हम ये बातें करते आए हैं कि रूसी फौज जो है वो कीव के बाहर खड़ी हुई है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोनों नहीं चाहते कि खूबसूरत शहर जो है वो बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सैटेलाइट इमेज तो हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट हुआ है, घेराबंदी हो रखी है, कब तक ये कीव गिरेगा या क्या होगा कीव का? गुड मॉर्निंग टू यू। इससे पहले कि मैं कीव पर कोई कमेंट दूं, मैं एक और बात ज़ैपोरिजिया जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके बारे में कहना चाहता हूं। अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कंफर्म किया है कि ये आग जो लगी थी ये एक लेबोरेटरी या एक ट्रेनिंग की बिल्डिंग थी उसमें। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा इसका ना रशिया से है ना यूक्रेन से है, इसका टेरर अटैक हो सकता है। यूक्रेन में बहुत लोगों का हथियार दिए हुए हैं, कोई अकाउंटिंग भी नहीं होगी, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीयता का मादा है। इसके अलावा समाचार ये भी है कि कुछ मर्सिनरी सोल्जर्स जो रशिया जिनको किराए के सोल्जर बोलती हुए आए हुए हैं, सब जानते हैं कि अगर इस न्यूक्लियर प्लांट पर या टोटल 15 है यूक्रेन में, अगर कोई हमला हुआ तो ब्लेम सीधा रशिया पर जाएगा। तो कोई भी टेरर ग्रुप इस पर हमला कर सकता है। दोनों देशों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये हमला सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, तो मानवता के खिलाफ हमला होगा। इसका रेजिड्यू बहुत लंबा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर। गौरव भी हमारे साथ लगातार की बात आपने करी। जी सर, मेरा मानना है कि जो रूसी सेना कीव के बाहर जो 40 मील लंबा कॉन्वॉय था, इसका मुद्दा ये भी हो सकता है कि वो सिविलियन को मौका देना चाह रहे थे कि जिसको भी जाना है पोलैंड या हंगरी की तरफ रेफ्यूजी बन के, जो बहुत लोग, कल शाम की फिगर 1 मिलियन की थी और भी बढ़ गए होंगे, वो चला जाए जी। लेकिन तबाही तो लड़ाई का दूसरा नाम। अभी जब रशिया इस पर हमला करेगा, उनका प्रायोरिटी 1 तो कीव है, जो कि हब सेंटर है, जो कि कैपिटल है, उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है। वो जब कैप्चर करेंगे तो बाहर ऑफिशियली जीती मानी जाएगी। तो इसमें एयर अटैक का बहुत इस्तेमाल किया जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। उसका शॉक वेव भी होता है और उसकी डिस्ट्रक्शन पावर जो है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो तबाही तो होगी, बिल्डिंगें गिरेंगी, लोग मरेंगे, दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये तो लड़ाई की। ठीक है, मैं गौरव के पास जाऊंगा, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका जिक्र कर देते हैं। इस वक्त एक और अहम खबर है, 90 दिन भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं और परमाणु ऊर्जा प्लांट पर रॉकेट हमले खबर आ रही है। ऐसा हो सकता है यहां पर कई हमले भी हो जाएं। तो देखिए, जिसका जिक्र बार बार यहां पर हो रहा था, मिसाइल हमले में उधर चेर्निहिव में 33 लोगों की मौत हुई है। गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव, जो ये न्यूक्लियर प्लांट है, इसकी सेंसिटिविटी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूक्रेन भी समझ रहा है और रशिया भी समझ रहा है। इससे पहले भी चेर्नोबिल की बात आई थी तो कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि देखिए, जो उनके पास इनपुट्स है कि दोनों फौजें कोशिश कर रही है कि उस एरिया को सिक्योर किया जाए जितना मैक्सिमम हो सकता है। रशिया ये जान रहा है कुछ भी होगा आरोप उस पर लेगा। ऐसे में कितनी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है दोनों फौजों की कि कम से कम इन इलाकों को संभाल कर रखें, वरना जो कत्लेआम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शुभांकर, और इसीलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात हुई इस खबर के बाद। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पावर प्लांट पर आग बुझा दी गई है, सिक्योर है पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर सुरक्षित है। लेकिन जो आरोप राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का है कि रूस ने जानबूझकर इस पावर प्लांट को निशाना बनाया अपनी आर्टिलरी शेलिंग के जरिए। दूसरी तरफ रूस रिलेंटलेसली, मतलब बेखौफ
अंदाज में वो अटैक कर रहा है एक मिशन को लेकर, और वो है यहां पर सत्ता परिवर्तन। अब महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि सत्ता परिवर्तन में उनको कितनी सफलता मिल पाती है और कितना समय उसमें लगता है, क्योंकि अब जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो शहर दर शहर यहां की सेना को बिल्कुल नेस्त नाबूद करने के ऑपरेशन चल रहे हैं। और आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया से कहा कि और कितना इंतजार करेगी दुनिया, क्यों नहीं वो लड़ाकू विमान, क्यों नहीं वो हथियार इस समय यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। हालांकि जर्मनी से, कुछ और देशों से 1000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और लगभग 500 स्टिंगर मिसाइल यहां पर पहुंच गए हैं, ऐसा यहां की जनता को, यहां की सरकार ने बताया है। लेकिन 1000 स्टिंगर मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के बल पर कब तक वो रूस को रोक पाएंगे, जब रूस की तरफ से बड़े बड़े रॉकेट और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। और अभी भी जिन सुखोई 30 विमानों का इस्तेमाल हो रहा है वो बेखौफ यहां पर बमबारी कर रहे हैं। यानी अगर हथियार आ भी गए हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है या वो ग्राउंड ट्रूप्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप की वजह से यहां पर तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शुभांकर जी, आप गौरव, हम आपके पास आएंगे। इस वक्त एक और अहम खबर आने वाली, उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें दिखाते हैं। रिहायशी इलाकों पर हमले की बात की गई, लेकिन इस बीच एक अहम खबर आ रही है, तो उस खबर की तरफ हम रुख करके आपको बता दें। इस वक्त आज तक पर आपको एक और बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई, यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी सांसद ने भड़काऊ बयान दिया है। तो ये नई जानकारी सामने आई है। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी सांसद की तरफ से भड़काऊ बयान दिया गया है और यह कहा कि रूसी राष्ट्रपति को मार डालिए। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्या ये इस युद्ध को और ज्यादा प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आग में घी डालना? देखिए देखिए, कल प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर अपने नेशन को एड्रेस किया है, और अगर उनके एड्रेस को आप देखें तो उन्होंने बिल्कुल बोला है कि हम बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी के तहत जा रहे हैं। उन्होंने बार बार दोहराया कि रशियन और यूक्रेनियन भाई भाई हैं। उन्होंने बार बार दोहराया कि यूक्रेन के अंदर नियो नाजीज ने बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना रखा है, इन्फ्लुएंस बना रखा है, और नियो नाजीज जो है वो वही इस पूरी लड़ाई को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनका कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो जो 2014 के बाद जो नियो नाजीज्म है उसके अगेंस्ट है, और वो यूक्रेनियन फोर्सेस में। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो आगे लेके जाना चाहूंगा, जो जन काजान ने बोला उसमें बिल्कुल वो है कि रशिया भी बहुत कॉन्शियस है इस न्यूक्लियर प्लांट को लेके। रशिया की जब खेरसन काबू में आ गया तो जाने की जरूरत ही नहीं थी इस शहर में। उनके कॉलम्स ऑलरेडी वेस्ट ऑफ नाइपर थे, नाइपर को क्रॉस कर चुके थे। तो इसको पर्पसली, सर आप जो बात कह रहे हैं सर कादियान सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार ये तस्वीर दिखाना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये तस्वीर इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूसी टुकड़ी पर जो ये हमला हुआ है, जो सामने से लोग आए हैं, ये दरअसल फौजी लोग नहीं है, बल्कि ये वहां के आम बाशिंदे हैं, लोकल लोग हैं, जिन्होंने यहाँ फौज पर एक तरीके से आप कहें तो हमला कर दिया है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नागरिकों ने यहाँ पर रूसी फौज के जमावड़े पर हमला कर दिया है, और वो जो देशभक्ति की भावना कहें या कि देश के लिए मर मिटने की भावना, वो शायद अब यहाँ पर युवाओं में खास तौर पर बढ़ चढ़ कर निकलकर सामने आ रही है। इसके लिए क्या ज़ेलेंस्की की खबरें क्रेडिट है, लेकिन ये सुनवाते हैं हम आपको। Отойди, Жень! Полтава, нахуй, в деле. Сосать! Слава Украине! Шо, сука, кацапы ебучие? Отойди, Жень! Полтава, нахуй, в деле. राजकादियान सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक बात तो सर क्लियर है कि भले ही युद्ध के मोर्चे पर ज़ेलेंस्की पीछे हो, लेकिन अपने देश में स्वीकारता जो है वो शायद बढ़वा ली है, और खूब सारी खबरें भी प्लांट करवा दी है। 8 दिन में 9000 सैनिक मारे गए, परमाणु प्लांट पर रूस हमला कर रहा है। क्या सेंसिटिविटी का उन्हें एहसास नहीं है, या विल पावर बढ़ाने के लिए जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है ये तमाम खबरें प्लांट की जा रही है? पहले तो मैं गौरव सावंत को मुबारकबाद दूंगा, जिस तरीके से वो लड़ाई का वर्णन कर रहे हैं, हालात का वर्णन कर रहे हैं, वो सराहनीय है। हमको भी दूर बैठे ऐसा लगता है कि हम खुद वो हालात को देख रहे हैं। वेल डन गौरव। दूसरी देखिए, जो भी समाचार आते हैं लड़ाई के, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमेशा शामिल होता है। अभी हमारे पास जो समाचार आते हैं ज्यादा वेस्टर्न सोर्सेज से आते हैं, उनकी तो खुद मोटिवेशन है किस तरफ की स्लांट हैं। कई जो समाचार आए हुए हैं उनका विश्लेषण करें
तो उनमें सच्चाई कम लगती है और पब्लिसिटी ज्यादा लगती है। तो ये कि 10 सैनिक मार दिए, वो तो खैर मार भी सकते हैं लड़ाई में। रशिया ने कल पहली बार ऑफिशियली कहा है कि हमारे 500 सैनिक मरे हैं, जबकि यूक्रेन का दावा 7000 का था, और उन्होंने ये भी कहा कि 1600 घायल हुए। तो सच्चाई कहीं दोनों के बीच में है। देखने वालों को भी अपना खुद विश्लेषण करना चाहिए। हर जो वीडियो नजर आता है या हर जो खबर सामने आती है, जरूरी नहीं सब कुछ सच हो। नहीं, लेकिन राष्ट्रगान सर इसका असर तो हुआ है। देखिए यहाँ पर जो उनकी आम आवाम है वो रूसी फौज से सीधे टक्कर लेने क्या गई है। ये आम आवाम नहीं है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये आम आवाम नहीं है, ये वो मिलिशिया है, ये वो न्यू नाजीज हैं। सिर्फ इन्होंने कपड़े ऐसे पहने हैं दिखने के लिए। आप इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, जिस तरह से ये लोग अपने आप को वो बहादुरी दिखा रहे, ये न्यो नाजीज हैं, ये आम जनता नहीं है। आम जनता कल सड़कों पर देखी, जिन्होंने रोका, रिक्वेस्ट किया, आपस में बातें हुई, वो आम जनता है। ये तो ट्रेंड मिलिशिया है जो कि इतने दिन से, जिसके बारे में हम भी पुतिन पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि यूक्रेन में इतना भारी न्यो नाजीज कैसे घुस सकते हैं। आखिर यूक्रेनियंस बहुत कॉन्शियस लोग हैं, लेकिन ये हकीकत है। तो ये वो लोग हैं, शहर दर शहर, गांव दर गांव ये लोग रेजिस्टेंस करेंगे, और इसी को बचाना चाहते हैं शायद वो लोग, ताकि अगर आप देखें एक बहुत बड़ा पैटर्न है। पैरेलली ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए आप सर, ये तस्वीरें किस प्रकार की बर्बादी के निशान है। देखिए सब कुछ यहाँ तबाह हो गया। क्या लग रहा है किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया होगा सर, अगर कोई आप अंदेशा लगा सके तो? क्योंकि यहाँ पर अभी तक इन पे स्ट्रेटेजिक, इनके क्रूज मिसाइल्स यूज कर रहे हैं। कहीं कहीं एयर बॉम्बिंग हो रही है, एक कारपेट बॉम्बिंग नहीं हो रही एयर से, जैसी होती है लड़ाई में। और जहां पे आर्टिलरी क्लोज इन हो रही है, तभी उनके रॉकेट्स, उनके, और ये सिर्फ ये मैं समझता हूं उनकी ज्यादातर तबाही जो है क्रूज मिसाइल्स और जो स्मर्ट रॉकेट्स से उन्होंने की है, वो दूर से 90 किलोमीटर से फायर कर रहे हैं, और क्रूज मिसाइल तो रशिया से ही फायर कर रहे हैं। अभी तक एयर जैसी डिस्ट्रक्शन करता है, जैसी हमने इराक में देखी थी, अमेरिकन एयर ने जैसे अटैक डिस्ट्रॉय किया था, वैसे नहीं नजर आ रहा। तो ये अभी तक, अब ये तस्वीर देखिए सर, ये अपने आप में अहम है क्योंकि घरों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त, आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर घरों को निशाना बनाया गया है, और ये अपने आप में इस युद्ध का एक निर्णायक मोड़ भी हो सकता है। राष्ट्रगान सर, अब तक कहा जा रहा था कि स्ट्रेटेजिक टारगेट जो हैं वो ज्यादा चुने गए हैं, फौज के ठिकाने, महत्वपूर्ण बिल्डिंगें, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं यहां पर हमें घर नजर आ रहे हैं, कॉलोनियां नजर आ रही हैं, स्कूल नजर आ रहे हैं, जहां पर ये तबाही के निशान है। जैसे मैंने कहा, तबाही तो लड़ाई का दूसरा नाम है। अगर डिफेंडर बिल्डिंग में छुप के लड़ रहे हैं तो जाहिर है बिल्डिंग को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि रशिया की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि वो उन बिल्डिंग्स को या उन स्ट्रक्चर्स को टारगेट करें जो सरकार से जुड़े हुए हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि ये लोग तो हमारे लोग हैं। इतिहास में देखा जाए दोनों एक ही देश था, एक इस्लामिक डिसेंडेंट्स है ये, तो वो बेकार में सिविलियन को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर लड़ाई में कोलैटरल डैमेज इनएविटेबल है, उसमें कुछ लोग मरेंगे, इसमें शक नहीं है। लेकिन ये मानना है कि रशियन जान के सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ शायद सही नहीं होगा। नहीं तो पुतिन ने कल मैक्रोन के साथ जब बात की, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो बिल्कुल एक मैच्योर रोल अदा कर रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से, उसमें साफ कहा कि हमारा उद्देश्य है और हम उसको लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हमारी प्लान बिल्कुल ठीक चल रही है। 15 दिन भी किसी ने बताया था कि उनकी प्लान थी कि 15 दिन में वो काबू कर लेंगे यूक्रेन को। तो उसमें सिविलियन को टारगेट करना ना तो रशिया को फायदा है, उनको पूरी पब्लिसिटी मिलेगी, वो तो अपने ही लोग मानते हैं, उनको मारना तो ये एक्सीडेंटल तो डेथ जरूर होंगी। तो लड़ाई में कोलैटरल डैमेज होना तो अवॉइड नहीं हो सकता, लेकिन जान के रशियन सोल्जर किसी सिविलियन को टारगेट करेंगे, मेरा मानना है ऐसा नहीं। जी राष्ट्रगान सर, तमाम संवाददाता हमारी रिपोर्ट दे रहे थे कि बड़ी संख्या में कीव के अंदर हथियार जो है वो लोकल लोगों को दिया गया है, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है? इसके जवाब मैं आपसे दूंगा, लेकिन इससे पहले एक और अहम खबर आ रही है, और ये खबर दर्शकों को बता दें। यूक्रेन, आपको बता दें, खिर्सन के टीवी स्टेशन पर रूसी फौज का डेरा हो गया है। तो यहां पर खिर्सन का जो टीवी स्टेशन है वहां पर भी रूसी फौज पहुंच गई है। अलग अलग जगहों पर वो लगातार कब्जा करती जा रही है, और खिर्सन के टीवी स्टेशन पर बताया जा रहा है कि रूसी फौज का ये डेरा है। टीवी के जरिए यहां पर ये कहा जा रहा है, यूक्रेन का ये दावा है कि झूठी खबरें रूस फैलाएगा। हालांकि खुद खबरें जो है बहुत सारी ऐसी आ रही हैं जिन पर बार बार हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं
कि विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहां पर यह भी अहम खबर, कादियान सर, यही सवाल मैं आपसे फिर ले लेता हूं। जो बात आप शुरुआत में कह रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर बहुत ज्यादा है, अब यूक्रेन खुद कह रहा है कि हमारे टीवी चैनल पर कब्जा करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी। देखिए, पहले तो रशियन की कोशिश थी कि टीवी सेंटर को दबा बर्बाद किया जाए ताकि उनके जो प्रसारण है वो बंद हो जाएंगे। तो आमतौर पर वार की स्ट्रेटेजी होती है। 90 दिन भी लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीरें आ रही है, लेकिन यहां पर जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में अहम हो जाती हैं क्योंकि तमाम टैंक जो हैं वो आपको जलते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीर अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि ये टैंक, ये देखिए तस्वीरें, तो ये तस्वीर अहम हो जाती है। तमाम टैंक हैं जिनके जलने का दावा किया जा रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ये रूसी टैंक हैं जिन्हें यहां पर जला दिया गया है। आज तक पर इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। विशंबर दयाल सर, ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रूसी टैंक हैं जिन्हें यहां पर आग के हवाले कर दिया है यूक्रेनियन फौज ने। ये तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है। देखिए, तस्वीर से तो ऐसे लगता है जैसे कहीं कंसंट्रेटेड कुछ टैंक्स खड़े हैं और उनको कहीं एक फायर कर दिया जिससे उनमें आग लगी है। लेकिन जिस तरह से टैंक खड़े हैं जी, वो लगता नहीं जैसे लड़ाई में टैंक खड़े होते हैं। वो टैंक एक से एक दूसरे से इतने सट के खड़े हैं कि ना वो किसी हार्बर में लगते, ना वो किसी डिफेंसिव पोजीशन में लगते। वो तो ऐसे लगते हैं जैसे कहीं एक जगह खड़े कर दिए हो इस पिक्चर को खींचने के लिए। पर ये जरूर है लड़ाई में कि टैंकों पर वॉर हो रहा है, स्टिंगर मिसाइल फायर कर रही है, अपना जेवलिन मिसाइल से कहीं कहीं से फायर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं से वो अपनी आर्टिलरी से भी फायर कर रहे होंगे। लेकिन इस तरह से टैंक खड़े होके नहीं लगता इस पिक्चर में कोई। आपने एक अहम बात बताई, इस बीच एक और अहम खबर बता दें कि यहाँ पर नई खबर आ रही है। खबर यह है कि ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इन तस्वीरों का विश्लेषण जो था वो सर ने किया, कहा कि ये टैंक ऐसा हो सकता है कहीं खड़े हो, लेकिन ओडिशा वोलेन ओब्लास्ट में आपको बता दें खतरे के सायरन बजे, और सायरन बजने का मतलब यह होता है कि वहां पर बड़ा हवाई हमला हो सकता है। 90 दिन भी लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इसके अलावा जयपुरजिया की बात की जाए तो वहां परमाणु प्लांट को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आने लगी, लेकिन यूक्रेन की सेना जो है वो लगातार टक्कर दे रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कई टैंकों को आग लगा दी गई है। ये तमाम टैंक यहां पर खड़े हुए थे और मिकोलेव शहर बताया जा रहा है जहां पर रूसी फौज पर यह बड़ा पलटवार किया गया है, तो नुकसान किया गया है, खाक हो गई है यहां पर रूस की टैंक रेजिमेंट। ये रूस की टैंक रेजिमेंट है, एक लाइन से आपको टैंक नजर आ रहे हैं। राजकादियान सर, आप अपने एक्सपीरियंस से इन तस्वीरों का विश्लेषण कैसे कर रहे हैं, क्योंकि तमाम टैंक हमें नजर आ रहे हैं रूसी जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। मैं आपके वीडियो को तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से ये 48 घंटे तक बड़ा काफिला था जो रशियन फोर्सेस का दक्षिण की तरफ से कीव की तरफ आ रहा था, उसको रोका गया। उससे एक बात साफ है कि यूक्रेन की एयरफोर्स बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि ऐसी टारगेट जो सड़क पर अगर आप गाड़ियां खड़ी करते हो तो एक ही एयरक्राफ्ट स्टेप में बहुत गाड़ियों का नुकसान कर सकता है। तो अगर टैंक्स ऐसे पाक हैं तो ये साफ है कि अभी इनके पास एयरफोर्स बिल्कुल नहीं है। जेलेंस्की ने तो डिमांड भी की है नेटो को कि आप मुझे एयरफोर्स दें, हवाई जहाज दें। अगर वो हवाई जहाज दिए भी उसको तो फ्लायर उनके तो नेटो वाले होंगे, वो तो फिर एस्केलेशन हो जाएगी। तो नेटो ऐसा कुछ नहीं करेगा जहां तक मुझे लगता है, ना अपने सैनिक भेजेगा ना अपने वो फाइटर एयरक्राफ्ट भेजेगा। अगर भेजा तो रशिया ने पहले ही शंका जाहिर की है कि अगर इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल दिया गया या महायुद्ध में बदला गया तो ये फिर तो न्यूक्लियर वॉर भी इसमें शामिल हो जाएगी। वो हमारे जो एटम बम के फादर आइंस्टीन थे, उनका कहना था, उन्होंने कहा था कि तीसरा महायुद्ध कैसे होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन चौथा महायुद्ध लाठी और पत्थर से लड़ा जाएगा। उनका कहना यह था कि अगर महायुद्ध हुआ और ये परमाणु शक्ति इस्तेमाल हुई तो दुनिया तबाह हो जाएगी, हम दोबारा शुरू करेंगे अपने आप को। तो ये दोनों साइड जानती है और यही वजह है कि मेरा मानना है परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं होगा। ये तो एक डेटरेंट वेपन है जो दूसरे को बताने के लिए कि भाई अगर आपने कुछ ऐसा किया जो हमारे खिलाफ है तो हम ये कर सकते हैं। और रशिया बड़ा पावरफुल है, उनका तो आर्सेनल दुनिया में सबसे ज्यादा है और पुतिन इतने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। तो मैं
मुझे पूरा यकीन है कि ना अमेरिका ना नेटो के बाकी देश कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे रशिया को प्रोवोकेशन मिले कि वो ऐसे हथियार इस्तेमाल लेकिन सर ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये बहुत अहम हो जाती हैं। और आज तक पर ये तस्वीर देखिए आप, यहां पर ये तमाम इलाके हैं जो पूरी तरह से आग के हवाले हो गए हैं। धुएं का गुबार जो है वो आपको नजर आ रहा है। और जंग के 90 दिन की तस्वीरें जो हैं ये थोड़ी डराने वाली हैं, क्योंकि आग की लपटों में शहर दर शहर जो है वो गिरते जा रहे। तस्वीर देखिए आप, इस पूरी इमारत को खाक कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा हमला आया और उसके बाद पूरी इमारत जो है वो खाक हो गई है। कई घंटों के बाद जब यहां पर इसे देखिए, यहां पर दमकल की टीम पहुंची हुई है। कई घंटों के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है और जब बुझाने की कोशिश कर रही है तो उन्हें भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अलग अलग शहर जो हैं, जो खूबसूरत शहर थे, वो आग की लपटों से घिर गए हैं। हालांकि पूरा शहर नहीं घिरा हुआ है, लेकिन कई ऐसी बड़ी इमारतें, बड़े प्रतिष्ठान जो हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है। और ये देखिए विशंबर दयाल सर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई घंटों के बाद भी यहां पर धुआं, आग की लपटें वैसे ही हैं। देखिए बिल्कुल ये तस्वीर तो है, तबाही है। जैसे मैं मानता हूं कि मैं भी कल से एक बात कही जा रहा हूं, युद्ध है, युद्ध में तबाही होगी और युद्ध में बिल्डिंग्स पर फायर होगा, क्योंकि ये तो है ही अर्बन वॉरफेयर। क्योंकि ये लोग गांव में तो बहुत कम लोग रहते हैं ना, इनकी पॉपुलेशन पूरी सेंट्रल जो है वो जो है अर्बन सेंट्रिक है, मतलब कि इनके लोग ज्यादा शहरों में रहते हैं, गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, बड़े बड़े शहर हैं। अब इनमें डिफेंडर जो है वो जहां पे भी कल, ये तो बात कल प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद टेलीविजन चैनल पर बोली है कि जहां पे उनकी सेनाओं ने अपनी एंटी टैंक वेपन्स लगाए हैं, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स लगाए हैं, जो इन्होंने अपने आप को ढाल की तरह बनाए हैं, अपने जो इनके ये मिलिशिया है या जो रेगुलर फोर्सेस डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन बनाई हैं, उनको तो हम बर्बाद करेंगे, नहीं तो वो हमें बर्बाद करेंगे। तो ये वो फोर्टिफिकेशन हैं, वो बिल्डिंग्स हैं जिनमें अंदेशा है कि जो यूक्रेनियन फोर्सेज है। ये तस्वीर देखिए सर, यहाँ पर अस्पताल को निशाना बनाया गया। देखिए ये अस्पताल नहीं लग रहा है, ये कल से मैं पिक्चर देखे जा रहा हूँ। कोई इतना तैयार था पिक्चर खींचने के लिए कि उसको बिल्कुल लगते देख ले। कुछ पिक्चरें इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर्स के जरिए, ये सब उसका कमाल है। वो बिल्डिंग जरूर मैं मानता हूं बिल्कुल ऑपरेशनल बिल्डिंग है, वो लग रही है जैसे गिरी है। वहां कोई SS-30 या SS-26 कोई भारी मिसाइल आके लगी है दूर से, लेकिन जो ये है ये तो एक किसी उससे तैयार है। और एक मैं नहीं समझता अस्पताल पर रशिया जानबूझकर फायर करेगा। अगर कोई स्कूल ऐसी जगह है जहां बच्चे हैं उन पर जानबूझकर, यूनिवर्सिटी का भी मैंने चेक किया है कि भाई यूनिवर्सिटी पे क्या फायर हुआ, यूनिवर्सिटी पे, खार्किव की यूनिवर्सिटी पर फायर नहीं किया उन्होंने। ऐसी चीजें जो है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है, ये कंप्लीटली वेस्टर्न मीडिया का है और इसमें कंप्लीट वो है। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, देखिए जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे वो अपने आप को अगर आज भी इस लड़ाई से निकाल ले तो वो एक यूक्रेनियन के एक प्रतिष्ठित वो बन गए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इस पर चर्चा करेंगे। एक बार ये वीडियो दिखाते दर्शकों को। ये वीडियोस हैं, देखो टैंकों पे जो फायर था, जन काजान भी एग्री करेंगे, एक टैंक पे फायर होने के बाद ना वो वीडियो है, टैंक भागेंगे, एक टैंक पे फायर होने के बाद दूसरे टैंक मूविंग होंगे, वहां खड़े थोड़ी रह जाएंगे, वो तो बिल्कुल खड़े हैं, आग लगने दो, जलने दो। यहां पर ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। एक और अहम खबर आपको बता दें, रूस को अमेरिका का खुला प्रस्ताव। ये प्रस्ताव अपने आप में अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि अगर ये हमले रोके जाते हैं तो फिर सैंक्शंस जो हैं वो हटा दिए जाएंगे। अब युद्ध के 90 दिन अगर ऐसे बड़े बयान सामने आते हैं तो इनके मायने क्या होते हैं? स्पष्ट है, ये आने वाला जो रोड मैप है उसको दिखाते हैं। देखिए कल की सर एक बार वो बयान सुनवा देते पहले हम कि क्या कुछ कहा जा रहा है, उसके बाद लौटते चर्चा पे। हम विदेशी लोगों से कह रहे हैं कि वो अपनी अथॉरिटी से अपील करें, वो अथॉरिटी यूक्रेनी विदेश मंत्रालय से बात करें। यूक्रेनी सेना ने बंदूक की नोक पर उन्हें बंधक बनाकर रखा है। नियो नाजियों ने अपनी ही जनता का बुरा हाल कर रखा है, वो उनका मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रूसी सेना उन लोगों को छुड़ाने में लगी है। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों में अपने टैंक तैनात कर रखे हैं, घरों की छतों पर स्नाइपर मशीन गन लिए बैठे हैं। केवल फांसीवादी ही इस तरह के सैन्य हथकंडे अपना सकता है।
हमारी जमीन से चले जाएं। अगर आप नहीं जा सकते तो बातचीत की टेबल पर बैठिए। मैं फ्री हूँ, लेकिन 30 मीटर दूर रहकर नहीं। मैं पड़ोसी हूँ, मैं काटता नहीं, मैं एक साधारण इंसान हूँ। आइए मेरे साथ बैठिए, बात कीजिए। आप भयभीत क्यों हैं? Меня не надо на 30 метров держать. तो देखिए, दो बड़ी बातें निकलकर सामने आई। एक तरफ जेलेंस्की का यह कहना है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बातचीत हम करेंगे, लेकिन यहां पर यह तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। चेर्निहाइव में स्ट्राइक हुई है, लेकिन जो पुतिन ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि घरों में स्नाइपर लेके लोग बैठे हुए हैं। जो जेवलिन फायर करेंगे, जो स्टिंगर फायर करेंगे, ये सब बैठे हुए हैं। यही नहीं, रेगुलर फोर्सेस। मैं कई बार ये चीज बताने की कोशिश कर चुका हूं दर्शकों को, सेना कंटोनमेंट्स में रहती है, लेकिन अगर शहरों का डिफेंड करेगी तो पहले डिफेंडर सेना जो है वो जाके देखेगी मैं किस किस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करके अपने शहर की हिफाजत कर सकता हूं। क्योंकि दिल्ली की हिफाजत करनी हो पूरी की, तो कंटोनमेंट के सिवाय कहीं भी तो बंकर नहीं बना रखे हमने पीस टाइम पे, तो फिर हम बिल्डिंग्स को चुनेंगे। राजकाद्यान सर, क्या कुछ ऐड करना चाह रहे हो? राजकाद्यान सर, ये तस्वीरें आपने देखी, दोनों बड़े नेताओं के बयान आपने सुने। 90वें दिन अगर ऐसे बयान सामने आते हैं तो इनका एनालिसिस आप कैसे करते हैं? देखिए, तस्वीरें तो मेरे को इमेजेस नजर नहीं आ रहे, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आप क्या कह रहे हैं। जेलेंस्की का इनविटेशन पुतिन को कि आओ बैठ के बात करते हैं, हालांकि उनके शब्द और उनकी भाषा ये कहना है कि हम 15 मीटर दूर बैठ के नहीं बात करना, मैं काटूंगा नहीं, ये एक प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देते, एक टीवी एक्टर को देते हैं। लेकिन अभी एक हारा हुआ या जिसके हार उसके सामने खड़ी है, उसका प्रेसिडेंट एक दूसरे प्रेसिडेंट जो कि विजयी हो रहा है, तो ये तो मामला दूसरा। अगर आपने बात करनी थी तो उस वक्त करनी थी जब ये रूस की सेनाएं तैनात हो गई थी 3 तरफ, और वो गारंटी चाहता था कि नेटो का मेंबर नहीं बनेगा यूक्रेन। अगर उस राजकाद्यान सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक अहम अपडेट दे दूं सर में पहले कि जयपुरजिया में जो परमाणु ऊर्जा प्लांट है वहां पर आग पर काबू पा लिया गया है। रूसी हमले से न्यूक्लियर प्लांट में भड़की थी आग, ऐसा आरोप लगा था, और इस आग पर काबू पा लिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग अलग मंचों से निकलकर सामने आए हैं। जी सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो जेलेंस्की का भी इन्विटेशन है पुतिन के बैठ के बात करते हैं, ये अगर इन्विटेशन वो लड़ाई के पहले देते, उनको कहते कि मैं असेंबली में प्रस्ताव पास करता हूं कि हम नेटो की मेंबरशिप मांगेंगे ही नहीं, तो शायद ये युद्ध नहीं होता। तो इस स्तर पर बात करने, मेरा अपना मानना है कि ये वेस्टर्न पावर की कारस्तानी है। जेलेंस्की तो उनका स्पोक्स पर्सन है। जेलेंस्की तो एजुकेशन सारी अमेरिका में लेके आया है, उन्हीं की विचारधारा है, उन्हीं की बात मान रहा है। और वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका, नहीं चाहता कि ये युद्ध बंद हो। नहीं तो वो चाहते हैं लड़ाई लंबी चले। जब कीव पर भी हमला हो जाएगा तो गुरिल्ला वारफेयर शुरू हो जाएगी। नहीं, काद्यान सर, मर्सनरीज पहले तो, ताकि रशिया को इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट किया जाए, जैसा कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के साथ हुआ था। वेस्ट चाहता है कि ऐसा ही कुछ हो, इकोनॉमी उनकी इतनी गिर जाए कि दोबारा पुतिन या कोई दूसरा लीडर अपना सर उठाने की हिम्मत ना करे। ये सब वॉर स्ट्रेटेजी होती है। तो जेलेंस्की से तो वही बुलवाते जाएंगे जो अमेरिका चाहता है। नहीं तो काद्यान सर, अगर लड़ाई वार खत्म हो जाए, वार फिर खत्म नहीं होगा, फाइटिंग खत्म नहीं होगी। ठीक है, ठीक है सर, इस पर भी मैं सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन एक बार ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा दें, क्योंकि शहर शहर रूसी कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, और अलग अलग शहरों में बर्बादी की तस्वीरें जो हैं वो भी खुलकर सामने आ रही हैं। मारियोपोल की तस्वीरें हैं, चेर्निहाइव की तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें ये हैं, और ये सारी तस्वीरें कुल मिलाकर ये कह रही हैं कि यूक्रेन एक अच्छे दौर से गुजर नहीं रहा है। लेकिन काद्यान सर, यही सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, रह गया था मेरा सवाल, कि ये शहर बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इसके बावजूद जो लैंग्वेज है जेलेंस्की की, जो अप्रोच है बातचीत का भी, वो एक क्या राष्ट्रपति को सूट करता है? और अगर वो लैंग्वेज सही नहीं है तो उसकी वजह क्या है? किस बात को लेकर उन्हें इस बात का गुरूर है कि जबकि हम देख रहे हैं कि ये 8 तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं कि शहर बर्बाद हो रहे हैं? छोटा सा जवाब सर। दोनों तरफ से बातें चल रही हैं, अपने आप में एक अच्छी खबर है। भारत ने तो हमेशा यही कहा है
कि हम चाहते हैं डिप्लोमेटिकली इस मसले का कोई हल निकाला जाए जी। लेकिन पहला जब राउंड हुआ तो जेलेंस्की की डिमांड यही थी कि रशिया से। ठीक है सर, तो बातचीत का दौर जो है वो हर कोई कह रहा है, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर बातचीत की बात हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे फिर रशिया हो। लेकिन क्या इस बातचीत से कोई समाधान निकलेगा, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। आज तक भी लगातार इन खबरों पर नजर बनाए हुए, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।